हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन के बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5+3+3+4 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कस्तूरी रंगन उसके अध्यक्ष थे। कौन? कस्तूरी रंगन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह स्वतंत्रता के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1968 में, दूसरी 1986 में, अब की बार 2020 में यह तीसरी शिक्षा नीति है। अच्छा, ये 5+3+4 है क्या? देखिए, 5 में आपको उम्र पूछा जाए तो 3 से 8 वर्ष उम्र के बच्चे आते हैं, और क्लास पूछा जाए तो प्री स्कूल और क्लास 1-2, प्री स्कूल और क्लास 1-2 इसमें आता है। 5 हो गया। और 3 की बात करते हैं, इसमें उम्र पूछा जाए तो 8 से 11 उम्र के बच्चे आते हैं, और क्लास पूछा जाए तो 3 से 5 तक आते हैं। और दूसरा 3 जो है इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। और क्लास की बात करते हैं तो 6 to 8, और 4 इसमें 14 से 18 उम्र के बच्चे आते हैं। क्लास पूछा जाए तो 9 to 12 के बच्चे आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता का पुनर्निर्माण जो है इस बार की थीम थी। एक ध्यान रखिए, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अब 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? स्कंदित मतलब किसका थक्का नहीं बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त के सीरम का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रक्त के सीरम में क्या होता है, जो थक्का बनाने वाले कारक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन के प्रदान करता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि रक्त वाहिनियों में जो रक्त जो है उसका थक्का नहीं बनता, क्यों, किसकी वजह से? तो हेपरिन की वजह से रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है आपको 3 जनवरी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो। देखिए क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। ये कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है। और जब सबसे दूर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अपसौर कहा जाता है। और ये कब होता है? तो ये आपका होता है 4 जुलाई को। सबसे दूर कब? 4 जुलाई को। सबसे नजदीक कब होता है? तो 3 जनवरी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला मैथ का प्रश्न है, इसको आप पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटोन की मात्रा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबे समय तक उपवास रखने पर कीटोन्स की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज की कमी होने के कारण यकृत बड़े मात्रा में कीटोन्स का उत्पादन करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ध्यान रखिए, कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो सिलवास घास के मैदान, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। तो ये कैसा है? तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और ये कहाँ पाया जाता है?
तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, अमेजन बेसिन में। बाकी स्टेपी वेल्स और डाउन्स ये सब कैसे हैं, तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी कहाँ पाया जाता है, तो ये यूरोप में पाया जाता है। वेल्स की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक ध्यान रखिएगा, प्रेयरी ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, यानी ठंडी जलधारा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगुला की जलधारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। किसकी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की पूछा है। और कैनरी की बात करते हैं तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगर लुहास की बात करते हैं तो ये हिंद महासागर की जलधारा है और ये गर्म जलधारा है। ठीक है, ब्राजील धारा की बात करते हैं तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है, लेकिन ये कैसी है, तो ये गर्म जलधारा है। ठंडी पूछा था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगुला की जलधारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, पोतवाहक नहर सबसे बड़ी कौन सी है, तो स्वेज नहर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर की बात करते हैं तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर के जोड़ता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, कितनी भागीदारी है क्षेत्रफल में, तो भारत की तो 2.40, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर यही जनसंख्या की बात करते हैं तो 17.7। ठीक है, जनसंख्या 17.5 और क्षेत्रफल में कितना, 2.4। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या के हिसाब से अब भारत का क्या हो गया, प्रथम स्थान हो गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो कौन सा नदी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी की बात करते हैं तो ये कहां से निकलती है, तो ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है। और इस पे बात ध्यान रखिएगा, मेट्टूर बांध किस पे है, तो कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी पे है, शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है। इसके सहायक नदियों की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, हेमावती, काबनी, भवानी इसकी क्या है, सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है, यानी सबसे ज्यादा पानी कौन सोखती है, तो चिकनी मिट्टी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण होता है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है, सल्फर यौगिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग है, स्टॉक फार्मिंग जो है ऑप्शन बी, पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, इस बार की थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 2%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा मतलब जो है आप प्रकाश संश्लेषण की बात कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर मतलब कृत्रिम फाइबर, ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चारों हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहला कौन सा है, तो जो बनाया गया था, तो नायलॉन जो है सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पौधों और उनके भाग खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं पे आप जरूर फोकस करिएगा। तो नहीं कौन सा नहीं है, तो आलू जो है मूल नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना खाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से इसके बाद प्राप्त होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन पहला कह रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यानी सही है। यह लवण युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो आप कौन सा सही होगा, 1 2 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह रोगों के लिए प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है, तो WBC प्रदान करता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेल्सियस जो है ये उष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस किसका है, तो ये तापमान की इकाई है। उष्मा की इकाई क्या होती है, उष्मा की इकाई जूल होती है। बाकी डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति ये शक्ति की इकाई है। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है। और समुद्र मील किसका है, तो ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बल क्षयकारी बल है, क्षयकारी यानी नष्ट होने वाला बल कौन सा है, तो घर्षण बल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, कंडक्शन यानी चालन कहा जाता है, हिंदी में से चालन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, तो ओजोन, कैलोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या, आप सभी को पता है ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता नापी जाती है, तो पेट्रोल की नापी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो साइड में सड़क के किनारे लैंप होते हैं, अक्सर पूछा जाता है किस कौन से होते हैं, सोडियम वाष्प लैंप होते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कह रहा है इसमें दिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसका प्रकाश क्या होता है, एक वर्डी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो आयन मंडली तरंगों का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है। अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। क्या किसके लिए, पानी की कठोरता, अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा जो मशीन, कोई शराब पिया होता है तो उसको जो मशीन लगाते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त गैस होती है। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग फल पकाने में भी किया जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रॉक्सी समूह वाला कौन सा है, तो बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। इसका मतलब होता है, होमोजिनाइज मतलब होता है आपका पाश्चुरीकरण, ठीक है। पाश्चुरीकरण जो है किया जाता है किसके लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके वसाकरण को सेंट्राफ्यूज की सहायता में से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, तो किसके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जेड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, देख लेते हैं। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया है और नदी दिया है किसके किनारे स्थित है। तो हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है रावी नदी की। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। कालीबंगा की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। और ये कहाँ पे है वर्तमान में, तो राजस्थान में। लोथल इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी के किनारे। ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में। रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे। देखिए हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा की बात करते हैं, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे या गोदी बाड़ा के साक्ष्य यहाँ से
प्राप्त हुए थे। कहाँ से? लोथल से, गुजरात में है। रोपड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आभूषण मिले थे। कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया यहाँ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? रोपड़ से। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देख लेते हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, यानी लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता जो है कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के क्या थे? प्रधान थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, यानी सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने 4 सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। वो 4 सत्य कौन कौन से हैं? तो दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिए कि प्रथम उपदेश जो है कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था बुद्ध जी ने। और उसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहले उपदेश को सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक उपदेश सारावस्ती में दिए थे। और जो है अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक, तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रामानुज की बात करते हैं तो इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद दिया था रामानुजाचार्य ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, तमिलनाडु में स्थित है। प्रारंभ में महाबलीपुरम को क्या कहा जाता था? मालमपुरम कहा जाता था। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और इसका काम पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया था। और इस पे 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, ये 1528 में हुआ था। ठीक है, यानी पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान के बीच। और चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आप ट्रिक ध्यान रखिएगा। पानी बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर चला गया, यही ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कब किया था? 1905 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों, इसके अलावा हमने ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को भी शुरू किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम भीकाजी कामा। इसका प्रकाशन जो है, संपादन 1909 में पेरिस में इन्होंने किया था, मैडम भीकाजी कामा ने। और इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। मैथ का प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? तो कैबिनेट मिशन आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कब आया था? 1946 में। और इसी के द्वारा किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन इसी के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं, कब आया था? 1942 में आया था। वेवेल योजना 1945 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक हुआ था।
अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की बात कही गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, पूछा जाए यही प्रांत में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या प्रांतों में। अच्छा, पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन, तो बंगाल में द्वैध शासन कब? 1765 में। ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध कौन सा है? तो आर्टिकल क्या 24 आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, शोषण का अधिकार किस में आता है? तो आर्टिकल 23 और 24 में आता है। 23 में क्या है? तो मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध है। किसमें? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। और आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। अच्छा, मूल अधिकार की बात करते हैं, किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 12 से 35 में है। क्या ये मूल अधिकार, और ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो कौन सा देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका औपचारिक और विधिक, और हो जाएगा संवैधानिक नाम मात्र। जो राष्ट्रपति होता है ये क्या होता है? ये संवैधानिक नाम मात्र होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। अच्छा, अपने यहाँ क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बाकी जो है वैसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, औपचारिक होता है वो। ठीक है, लेकिन वास्तविक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक नाम मात्र है। ठीक है, बाकी सारी शक्तियां जो है वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास होती हैं, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद की बात करता है तो कितने माह? तो 4 माह तक लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में इसकी सर्वाधिक सीट है, 100 सीटें हैं विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, आप सभी को पता है, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में इसका गठन किया गया था। एक प्रश्न और बनता है, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम, अच्छा, इसको संवैधानिक कब बनाया गया था? संवैधानिक बनाया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसे क्या बनाया गया था? संवैधानिक बनाया गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 तो समानता का अधिकार इसमें है। अनुच्छेद 36 क्या है? तो ये नीति निर्देशक तत्व है, सही है। और आर्टिकल 74 इसमें क्या है? तो इसमें आपका मंत्रिपरिषद है। और आर्टिकल 368 में क्या है? संशोधन प्रक्रिया है। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। देखिए, आधारित पूछ रहा है तो भारत में जो है सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। पूछा जाए कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन किस पर आधारित है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गुन्नार मिडल द्वारा दिया था, जी मिडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है कितने प्रतिशत? ये तेंदुलकर समिति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21.9%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लेते हैं। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। इसमें पूछ रहा है M3। ठीक है, M3 में कौन शामिल होते हैं? तो तीनों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये मुद्रा के प्रकार है, आपने पढ़ा होगा M0, M1, M2, M3, M4। तो यही है। M3 में कौन आता है? तो ये तीनों आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, इसका है ऑप्शन सी, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति क्या कहलाता है? रुपए की परिवर्तनीयता कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ब्रेक इवन बिंदु क्या है। ब्रेक इवन बिंदु क्या है, तो आप इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वह स्थिति जब फर्म को ना तो लाभ हो और ना हानि। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। उसे क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है। तो इसमें रग्बी में, फुटबॉल में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की बात करते हैं तो इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, और हॉकी की बात करते हैं तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है। एनपीए का पूरा नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनपीए क्या होता है, देखिए कोई भी धनराशि जो है एनपीए कब बनती है, तो 90 दिनों के बाद। जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया है तो 90 दिनों तक कोई किस्त नहीं जमा किया, तो वो क्या राशि क्या बन जाती है, तो वो एनपीए में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। अच्छा, सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1930 में प्रदान किया गया था। भारत रत्न कब प्रदान किया गया था, तो 1954 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है महात्मा गांधी के, तो इनका नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। ठीक है, सत्य के साथ प्रयोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। टाइलर पुरस्कार किसमें प्रदान किया जाता है, तो ये पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान अभी हाल में किसे मिला, तो राशिद सुमाइला को मिला है। ठीक है, ये पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। तो ये दिल्ली के लाल किले दीवान ए आम में रखा गया था। तो आप अगर लाल किले के अंदर जाएंगे तो वहां पे ये बना गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी में क्या कोहिनूर जो हीरा था उसी में लगा था, और इसे लूटा किसने था, तो नादिर शाह ने इसे लूटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। ये पुराने 20 रुपए की नोट की बात कर रहा है, तो उसमें माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। पीछे देखेंगे आप, तो ये कहाँ पे है माउंट हैरियट, तो ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और जो नया नोट आया है उसमें किसका है, तो उसमें सांची के स्तूप का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई। अच्छा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के है कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, और ये अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। यानी कि महिला पूछ रहा है, साक्षरता दर सबसे अधिक रोहतास में है। रोहतास में महिला साक्षरता दर लगभग 62% है। ठीक है, और न्यूनतम पूछा जाए किस जिले में है, तो सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। अगर पूछा जाए पुरुष की बात करें, तो पुरुष में भी जो है रोहतास पहले स्थान, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे है पुरुष में भी, और कम पूछा जाए पुरुष में तो पूर्णिया जिले का जो है सर्वाधिक कम साक्षरता दर है पुरुषों के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ था, 1861 में हुआ था। क्या ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी। नानकिंग संधि जो है ये अफीम युद्ध का परिणाम था, तो ये चीन और ब्रिटेन के हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन और ब्रिटेन के मध्य हुआ था, कब, 1842 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। रात्रि में दृष्टि उपकरण होते हैं, उसमें कौन सा, तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, यानी एक बैरल बराबर कितना होता है, तो 159, ऑप्शन 159 लीटर, ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया था इन्हें 1930 में। किसके लिए? प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसे ही रमन इफेक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का निर्माण किया जाता है? निम्न में किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मत्स्य उद्योग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? वरीयता सूची में किसे स्थान प्रदान किया गया है? तो भारत रत्न, ये सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? कौन सा सत्य पूछ रहा है? तो ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी की पुस्तक है फ्यूरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये सलमान रुश्दी की ये भी पुस्तक है। चेतन भगत की बात करते हैं तो हाफ गर्लफ्रेंड जो है चेतन भगत की है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोगों में अंतर स्पष्ट किया? किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकेवर एवं पेज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जानबूझकर किया गया प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है तो वह है तो संघर्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? कौन सा मानव विकास का संकेतक नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये, एसडीआई की बात कर रहा है। तो कौन सा नहीं है? तो शहरीकरण का स्तर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बाकी राष्ट्रीय आय, शिक्षा और आयु संभवता ये क्या है? एसडीआई के सूचक होते हैं। और अच्छा, जो एसडीआई है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो महबूब उल हक इसके प्रतिपादक थे। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये गुजरात के मेहसाणा में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षण वादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो राजेंद्र सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? इसमें इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है। इसकी थीम क्या थी? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो ये भारत के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है भारत ने आपकी G20 की भी अध्यक्षता की है। ठीक है, और संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं तो इसका जो है हेडक्वार्टर पूछा जाता है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। और इसमें 8 देश शामिल है, भारत भी इसका सदस्य है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक की बात कर रहा है का आयोजन किस देश में किया गया? तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन ए, जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया? तो ये मेटा के साथ शुरू किया है, यानी फेसबुक के साथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सीन मर्फी को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूना 25 नामक चंद्रयान मिशन किस देश ने लॉन्च किया? सभी को पता है रूस ने लॉन्च किया था, ये असफल हो गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने कौन सा लॉन्च किया? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सिप्री में जो है भारत की रैंक कौन सी है? तो चौथा स्थान है। पहले स्थान पे अमेरिका है, ठीक है, सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, चौथे स्थान पे आपका भारत आता है। अगला प्रश्न है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपका कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आसियान की बात करते हैं तो इसके में कितने देश शामिल हैं? तो 10 देश शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान किया है। किसे प्रदान किया गया है? तो जेट विंग्स एयरवेज को पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी एयरलाइंस जो है परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जेट विंग्स एयरवेज को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया गया है? तो 8,558। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खरीफ फसल जो है मूंग है। इसमें और कौन सी फसल आती है? तो धान, मूंगफली वगैरह ये सब किसके है? तो खरीफ की फसल है, ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा है? तो सिंगापुर जो है भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया? तो शीर्ष इसमें कौन है? तो केरल जो है, बड़े राज्यों में केरल का इसमें प्रथम स्थान है। और इसके यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार सिंह को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैथ का सॉल्व दिया है, आप इसका PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।